मोहम्मद मार्का और ज़ुहदू अबू अफीफा, ये दो नाम लिख के ले लीजिए। फिदाइन हमला आज वेस्ट बैंक में, वो भी नॉर्थ में नहीं जहां लड़ाई चल रही है, बल्कि साउथ वेस्ट बैंक में हिब्रोन। हिब्रोन जो ऐतिहासिक शहर है, इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम के समय से जो स्थापित है, जहां पर डेविड, जो किंग डेविड माने जाते हैं जूस के, उनका भी अनॉइंटमेंट हुआ था, जहां केव ऑफ पेट्रियार्क्स था, और बड़े बड़े जो वहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉस्क्स भी हैं, बहुत ऐतिहासिक इलाका हेब्रन। हेब्रोन में दो जगह हैं, किरमाई तुजुर और कुफ्र इट्जियोन। अब कुफ्र इट्जियोन जो है, अब हेब्रोन देखिए, वेस्ट बैंक का मैप देखिए, तो उसमें जो नॉर्थ में इस समय लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, इजराइल, आईडीएफ और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच, वो जेरिन और तुलकरिम में कॉन्सेंट्रेटेड है, और कलकिलिया में भी है जो उसके नीचे है, और नाब्लस और ट्यूबस में है जो एक तरह से नॉर्थ सेंट्रल वेस्ट बैंक में है, और उसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। साउथ में जो हुआ है, बड़ी घटना हुई, नॉर्थ में भी, जेनिन में भी एक बड़ी घटना हुई, जिसके बारे में बताएंगे आपको। साउथ में, साउथ वेस्ट बैंक में, हिब्रोन में किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वो भी फिदाइन हमला, क्योंकि वेस्ट बैंक में फिदाइन हमले जो होते हैं, जिसमें एक तरह के, जिसको हम, हालांकि उनको सुसाइड बॉम्बर्स नहीं कहना चाहिए, उनको शहीदी बॉम्बर्स कहना चाहिए, कुछ इस तरह का कोई नया, मतलब ये जो वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से चस्पा करता है, हम उसके फेवर में नहीं है। लेकिन ये जो दो लड़के, मोहम्मद मार्का और ज़ुहदू अबू अफीफा, मोहम्मद मार्का और ज़ुहदू अबू अफीफा, ये दो लड़के, इसमें से एक अभी कौन कहां पड़ता है ये नहीं पता, लेकिन जो दो सेटलमेंट्स हैं हिब्रोन में, एक है गश इट्जियोन और उसके साउथ में है किमिर तुजुर। गश इट्जियोन की जो हिस्ट्री है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें देखिए, जो 1930s में जो अरब अपराइजिंग हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और जो वहां पर एक जूइश स्टेट बनाने की कोशिश हो रही थी उसके खिलाफ, उसमें गश इट्जियोन वो कुछ जगहों में से थी जहां अरब सेनाएं जीती थी, और उसके बाद जॉर्डन का हिस्सा ये हो गई थी, और 1967 में इजराइल ने इसको एनेक्स किया था, और उस समय इन्होंने वहां पर इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं जूइश, वहां बनाने शुरू किए। अभी 32 जूइश सेटलमेंट्स वहां पर हैं, लेकिन फिलिस्तीनी भी इलाके वहां हैं। उसके साथ जो जो किरमई तुजुर, जो कि गश इत्जियोन से करीब 21 किलोमीटर साउथ की तरफ है, वो 1984 में एक नई जगह बनाई थी, कुछ इजरायली स्टूडेंट्स ने, वहां पर विनियार्ड्स वगैरह थे जहां वाइन का प्रोडक्शन होता है, उस तरह की चीजें थी। लेकिन देखिए, हिब्रोन का एक जो महत्व है, हिब्रोन वेस्ट बैंक की लार्जेस्ट सिटी है, उसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है, उसकी जीडीपी का 1/3 वो पूरा प्रोड्यूस करता है। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब करमाई तुजुर में जो पूरा एक इजरायली सेटलमेंट है, जूइश सेटलमेंट, और उसके और एक गाड़ी आई फिलिस्तीनी, उसमें एक लड़का था, इन दो लड़कों में से मोहम्मद मार्का और जो अबू अफीफा, इन्हीं में से एक लड़का गाड़ी चला रहा था, स्पीड में आया, उसने गाड़ी अपनी रोकी, और जो सेटलमेंट गार्ड था वो निकला, इसने निकल के गाड़ी से गोली चलाई, वो सेटलमेंट गार्ड वहीं गिर गया। उसके बाद ये गाड़ी अंदर ले गया, और गाड़ी अंदर ले जाके गाड़ी ब्लास्ट कर दी, गाड़ी ब्लास्ट कर दी, और उसमें वो भी शहीद हो गया। इजरायलियों का ये कहना है कि नहीं, वो बाहर निकला और उसके बाद गाड़ी ब्लास्ट हुई, और उसने फिर से गोली चलाई, जिसमें कुछ और लोग घायल हुए, लेकिन उसको फिर हमने गोली मार दी। अब सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बात यह है कि जो हिम्मत इस लड़के ने दिखाई, और ये कौन है इसमें ये भी नहीं पता हम लोग को, अबू अफीफा है कि मोहम्मद मार्का है, लेकिन इसमें एक लड़का जो है, ये जिस तरीके से घुसा। अब करमाई तुजुर में जो एक सेटलमेंट गार्ड मारा गया, इस लड़के को नहीं पता था कि जो और 3 लोग जो घायल होंगे, और बहुत बुरी तरह घायल है, मतलब मरना, उसमें एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक का आईडीएफ ऑफिसर है जो आराम कर रहा था करमाई तुजुर में, क्योंकि वो एक वेकेशन स्पॉट भी है। और ये जो आईडीएफ का ब्रिगेडियर जनरल था, ये गाजा में सक्रिय रहा था, इसके ऊपर भी बहुत इल्जाम है जुल्म के। तो आप सोचिए, ये पूरा एक बैकग्राउंड, और वो बुरी तरह से घायल है आज की तारीख में, आज इस समय वो बुरी तरह से घायल है। अच्छा, इधर किरमाई तुजुर में घटना घटी, उधर गश इट्जियोन में जैसे यहां पर गोली चले, कोऑर्डिनेशन देखिए आप, 20 किलोमीटर दूर है दोनों, 20 किलोमीटर दूर है, फोन नहीं है, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पर ब्लास्ट होता है, उसी के कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड बाद गश इट्जियोन में एक गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है, ठीक उसके जंक्शन पे, जो गश इट्जियोन का जंक्शन है, और जो हिब्रोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर
गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उसमें भी 3 जूविश जो सेटलर्स हैं वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस समय वो भी मरणासन सिचुएशन में हैं। 6 लोग घायल हैं। एक उसमें से जो सेटलर गार्ड था वो मारा जा चुका है। ब्रिगेडियर जनरल अपनी जान के लिए लड़ रहा है इस समय। ये जो देखिए प्रिसिशन अटैक है, फिदाइन जो अटैक्स 1990s में और 2000 में कुछ शुरू में जिस तरीके से फिलिस्तीनी करते थे और उसके बाद उसको बहुत गलत ग्रुप्स ने भी ले लिया, आईसिस ने ले लिया, इसने ले लिया अपना एक फर्जी जो उनका सुसाइड बॉम्बिंग होती थी लड़कों को ब्रेन वॉश करके इस तरह से करके अमेरिका के लिए, क्योंकि वो तो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे ना, आईसिस वगैरह वो सारे अमेरिका के लिए काम करते। जितने भी इस तरह के जो हमास के अलावा जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो फैक्शंस हैं, उनके अलावा जितने भी लोग तथाकथित इस्लाम के नाम पे जो जिहाद की बात करते हैं, फिलिस्तीन को छुड़ाने कभी नहीं आए, लेकिन अपने भी मुसलमान भाइयों को मारा और दूसरे लोगों को मारा बेकार में और इस्लाम का नाम बदनाम किया। तो उन्होंने ये फिदाइन को बदनाम किया, लेकिन फिदाइन की जो कॉन्सेप्ट की जो प्योरिटी है, जो उसकी सत्यता है, वो आज सामने आई जब ये दोनों लड़के जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, ये आप सोचिए कि इनको हमास या किसी ने डायरेक्ट नहीं किया था, ये अपने इनिशिएटिव पे काम कर रहे थे। हो सकता है जो लोकल रेजिस्टेंस कमिटीज हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट किया हो, क्योंकि हमास ने जो एक खास चीज की है इस बार इसमें जो वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ ने अटैक किया है और जिसकी वजह से आईडीएफ को बहुत तकलीफ हो रही है, वो ये हुआ है कि उसने अपनी फोर्सेस को डिस्पर्स कर दिया। बहुत सारी फोर्सेस जो इसके पहले 7 अक्टूबर के बाद से, देखिए 7 अक्टूबर के बाद से मुख्य तो गाजा मतलब केंद्रीकरण गाजा पे था, लेकिन वेस्ट बैंक में भी लगातार लड़ाई चल रही थी। सैकड़ों लोग वहां मारे गए हैं, आईडीएफ के रेड्स हो रहे थे, आईडीएफ के लोग भी वहां मारे गए हैं। तो लेकिन जिस फॉर्मेशन में जिस तरीके से वहां पर रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज था और लड़ रहा था, उसको उसने डिस्पर्स कर दिया जब ये नया इन्वेजन 28 अगस्त को शुरू हुआ। और उसने डिस्पर्स इस तरह से किया कि बहुत सारे जो उसमें फाइटर्स हैं वो अलग अलग छितर गए, जिसको कहते हैं छितरना, मतलब छितराना। तो अब वो छितरा के कई लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिए गए कि किस तरीके से अपना इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव वो लें, क्योंकि देखिए जो लोग मारे जा रहे हैं, जैसे तुलकरीम जेनिन के कमांडर्स अबू शुजा और वासम जो उसके जो हमास के कमांडर थे, 2 जो लोग मारे गए हैं, जिनके बारे में अबू शुजा के बारे में पहले बताया था, वासम के बारे में कल आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो ये लोग, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का रेजिस्टेंस का वेस्ट बैंक में है कि अगर कुछ कमांडर्स मारे भी जाएं तो जो सेल्स हैं वो जो हैं वो ऑपरेट करें इंडिपेंडेंटली। आपको हम यहां बताएं कि जो हमने जो कल वीडियो जारी किया था, थोड़ा उसमें थोड़ी देर हो गई थी, 10 बजे वो जारी हुआ था। आज उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज देखिए इस वीडियो को ऐतिहासिक एक तरह से एक वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें हैं, जो ऐतिहासिक जो सदर्न वेस्ट बैंक का जो पार्टिसिपेशन है और वो जिस तरीके से एक पूरा एक पिक्चर में आ गया है, इसके बारे में और डिटेल्स आपको बताएंगे। जेनिन में भी जो हुआ आज, तो मारे गए इजरायली और बुरी तरह, वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। आप इसको भी कृपया करके इसको भी 15 से 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आप देख सके इसको देखिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब देखिए साथियों, इसमें जो पूरी एक बात आती है वो ये आती है कि अभी हिब्रॉन में कुछ दिन पहले की बात है, जब ये 28 अगस्त का जो ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ था, तो वहां पर जो केव ऑफ पेट्रियार्क्स मैं आपको बता रहा था, जो कि प्रॉफिट इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, वहां एक कांड हुआ था। और ये कांड हुआ था आप समझिए जुलाई के मध्य में, 15 से 20 के बीच में। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं क्लियर है। उस कांड में भी देखिए आप, तो 4 लड़कों ने वहां पर एक इजरायली सेटलर को काफी मारा था, और 4 फिलिस्तीनी लड़कों ने, और मार के उसको अधमरा छोड़ दिया था। उसके बाद 30 जुलाई को भी हिब्रॉन में इस तरह की घटना हुई, क्योंकि हिब्रॉन जो शहर है और जो गांव का इलाका है वो एकदम अलग थे। गांव के इलाके में तो पुराने तरीके का, बहुत ही पुराना सिविलाइजेशनल, मैं जैसे बता रहा हूँ प्रॉफिट इब्राहिम से वो संबंधित है। तो वहां पर रगेड माउंटेन्स हैं, वहां पर खेत भी हैं, विनयार्ड्स भी हैं, बड़ा खूबसूरत सा इलाका। और शहर आप जाइए हिब्रॉन, तो वो पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, और ये एरिया है, और वहां पर शॉपिंग मॉल्स बहुत सारे हैं। तो एक जो घटना हुई थी 30 जुलाई को, एक पहले हुई रूरल एरिया में 15-20 जुलाई के आसपास, फिर 30 जुलाई को 6 फिलिस्तीनी लड़कों ने 2 इजरायलियों को, 3-4 मॉल्स हैं वहां, उनके बीच मार के उसको डाल दिया था, अधमरा समझ के। वो बच गया लेकिन उसको मारा था। तो इस तरह की घटनाएं
लगातार हिब्रॉन में हो रही थी, और इजराइल लेकिन ये कह रहा था कि इस तरह की कोई भी घटना होगी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि देखिए हिब्रॉन जो है ऑस्लो अकॉर्ड्स में 1993 में दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, H1 H2। H1 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक वो चलता है और H2 में इजराइल का चलता है। लेकिन अब तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में है पूरी तरह से, और जो महमूद अब्बास है वो आप जानते हैं रोज उसको मैं गद्दार कहता हूं। तो अभी जो वहां पर जो हिब्रॉन में इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना घट जाएगी। और सुनिए, उसके बाद जो है जैसे ही ये पूरी घटना घटती है उस समय बेथलेहम जो कि जेरूशलम के पास है, आप देखिए हिब्रॉन थोड़ा और साउथ में है, उसके नॉर्थ में जेरूशलम है और उसके पास बेथलेहम है, ऑलमोस्ट सेंटर जो, और रमाल्ला है जो कि हेडक्वार्टर है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का। तो रमाल्ला और ये सब सेंट्रल वेस्ट बैंक के एरियाज, और हिब्रॉन और जेरिको ये सब साउथ वेस्ट बैंक में आते हैं, और जनिन तुलकरेम और ट्यूबस नाब्लस ये सब नॉर्थ वेस्ट बैंक में आते हैं। तो वहां पर बेथलेहम में भी मोलोटोव कॉकटेल से एक मस्जिद के पास एक आईडीएफ पिकेट थी, वहां पर बेथलेहम में बुरी तरह से उस आईडीएफ पिकेट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वहां भी 2 सोल्जर्स घायल हो गए उसी समय। तो आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन है, अच्छा यहां टनल्स नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, टनल्स में कोऑर्डिनेट करना फिर भी आसान है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि केवल टनल में यूज हो सकते हैं और हमास ने वैसे बनाए हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में उस तरह की स्थिति नहीं है, वहां पर ये कम्युनिकेट करना कि अब आप देखिए 20 किलोमीटर ये है, उसके बाद जेरूशलम भी हेब्रॉन से और 20 किलोमीटर नॉर्थ में, तो आप देखिए 40 किलोमीटर का फर्क हो गया, और उसमें जो है ये कोऑर्डिनेशन, और इस कोऑर्डिनेशन के साथ ये स्ट्राइक। उसके बाद हम आते हैं देखिए नॉर्थ वेस्ट बैंक में, जेनिन में आज अल दम्ज इलाके में, अल जबरिया इलाके में, और उसके बाद अल नासिर इलाके में 3 जगह जो जबरदस्त जंग हुई है जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। बाकायदा वीडियो रिलीज हुए हैं जिसमें अल दम्ज में इजरायली सोल्जर्स अपने घायलों को और मृतकों को कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं। उसके बाद जो है अल जबरियत में भी इसी तरीके से ट्रैप करके मारा। अल नसीरा जो जगह है जेनिन में, वहां भी ट्रैप करके मारा। तुलकरेम में तो आप जानते हैं इजरायली फोर्सेस पीछे हटी हैं। नाब्लस में जो कल वो थोड़ी बहुत थी, उनको आज वहां से भी भगा दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा वो जरूर हमला करेंगी, क्योंकि उनका जो पर्पस है वो है कि इस पूरे ऑपरेशन को करीब 10 दिन चलाना। और ये बात इजरायलियों ने खुद कही, वहां की लोकल्स जो लोकल्स हैं, जैसे जेनिन में इन्होंने कई फिलिस्तीनी घरों को खाली कराया और वहां पर अपने मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए, और उन लोगों से कहा कि तुम लोग बाहर जाओ, थोड़ा बहुत खाना ले जाओ, लेकिन 10 और 15 दिन के पहले यहां भूल के भटकना भी मत, भटक के भी वापस मत आना अपने घर, वरना गोली मार देंगे। ये बात कही है। तो जेनिन में तो एक लंबी लड़ाई चलेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन आज जो सेटबैक्स इजरायलीज को मिले, अब इसमें देखिए इसमें जो दर्ज अम में जो घटना घटी और जो अल जबरियत में जो घटना घटी, इन घटनाओं में इन घटनाओं के पहले जो वीडियोज आए आज सुबह के तड़के के, उन वीडियोज में दिख रहा है कि आईडीएफ डिफेंसिव पे जा रहा है, क्योंकि कुछ एरियाज जो जेनिन शहर के आईडीएफ ने एक तरह से कब्जा कर लिए थे, वहां से आईडीएफ के भागने का वीडियो आया, ये सुबह आया था। और मतलब उस समय वहां पर 2 या 3 सुबह, मतलब अंधेरा है, सुबह है, तो वो हम लोग के टाइम के हिसाब से आया करीब 9 बजे, और उसमें ये पूरा हम देख सकते थे कि आईडीएफ वहां से पीछे हट रहा है। एक वीडियो में तो वही जो सुबह आया, उसमें आईडीएफ सोल्जर्स एक कवर लिए बैठे हैं और ऐसे बीच तक तर मतलब बिल्कुल जैसे शोलों की बारिश हो रही है। शोलों की बारिश जो है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कर रहा था। ऐसे देखिए, इस जगह अगर इजरायली सोल्जर्स हैं तो उनके ऊपर से हो पूरे ये मतलब शोले जा रहे थे, और उसमें कोई इजरायली सोल्जर अपना सर नहीं उठा पा रहा था। और उसके बाद आई खबर कि उसी इलाके में 2 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। तो अब आप देखिए, अब वो अल जबरियत भी इलाका हो सकता है, अल नसीरा भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए जो कम्बैट जोन से जो डायरेक्ट वीडियोज आते हैं उनमें आपको सारी बातें एक साथ नहीं आपको पता लग सकती एक एक चीज। लेकिन इस पे काम हो रहा है, इस पे बाकायदा कंपाइलेशन हो रहा है। ये चीज जो है वो कंपाइल की जा रही है, और ये आपके बीच लिटरेचर के रूप में जल्दी आएगी। ये लड़ाई देखिए कितने साल चलती है, कब तक चलती है, एक अलग सवाल है। लेकिन जो उसका कंपाइलेशन है वो लगातार हो रहा है, विजुअल भी हो रहा है, ऑडियो भी हो रहा है, और लिखित शब्दों में भी हो रहा है जो आपके बीच आए। अच्छा, अब हम देखिए इस पे आते हैं कि जो अल
अल दम्ज में जो लड़ाई हुई और जिस तरीके से जो इजरायली सोल्जर्स मारे गए, तो उसके पीछे देखिए फिर भी एक कॉम्प्लेक्स एम्बुश था। अब कॉम्प्लेक्स एम्बुश में क्या है, जैसे पहले भी हम देख चुके हैं कि एक जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का जो एक हिस्सा होता है वो इजरायली फोर्सेस को एक तरफ ल्यूर करता है, वहां पर एक्सप्लोजिव्स होते हैं और वो एक्सप्लोजिव्स फट जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सुबह एक और आपको इसको बताने के पहले एक और बात आपको जानना जरूरी है। सुबह एक इजरायली फोर्सेस का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम लोग वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस से काफी सरप्राइज्ड है, हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से रेजिस्टेंस होगा। स्पेशली हमने ये नहीं सोचा था कि इतने एक्सप्लोजिव्स पहले से इतने एक्सप्लोजिव्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने लगा रखे हमारे आने के पहले से। और यही मैंने आपको कल बताया था कि जो खासियत इस बार की है वो यही है कि हमेशा इस ऐसे इलाकों में, वेस्ट बैंक वगैरह में और भी, इवन लेबनान में जो मतलब जहां टनल्स उस तरह से, लेबनान में तो खैर टनल्स हैं, लेकिन जो इलाके मैं 1982 से 2000 के बीच की बात कर रहा हूं, जब साउथ लेबनान का मतलब इजराइल का कब्जा था साउथ लेबनान पे, उस तरह से टनल्स का वो नेटवर्क नहीं था। तो वहां भी जो माइंस बिछाए जाते थे लेबनीज रेजिस्टेंस द्वारा, वो भी देखिए उसी मतलब जब इन्वेजन हुआ उसके बाद बिछाए जाते थे। कल मैंने आपको बताया कि ये जो टैक्टिक्स बदली कि पहले से ही बिछा के रखो, इससे इजरायली फोर्सेस जो हैं, जो इजरायली आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन वगैरह, वो काफी परेशान थे। उन्होंने आज बयान में भी इस बात को कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एक्सप्लोजिव प्लांट हो। और उसके बाद जो अल दम्ज की घटना घटी, उसमें भी इजरायली सोल्जर्स ने जब देखा कि एक फिलिस्तीनी लड़ाकों का दस्ता एक जगह गोली चला रहा है और वहां जूइश सेटलर्स पे गोली चल सकती है, तो वो उस तरफ भागा। और उसको ये बात पता थी कि ये एक्सप्लोजिव्स पहले से यहां मतलब हो सकता है एक्सप्लोजिव यहां पर लगाए गए हों, तो एक्सप्लोजिव यहां पर लगाए गए हों ये उसने सोचा था। तो वो इसको मान के चल रहा था, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो माइन डिटेक्ट करता है कि भाई यहां माइन तो नहीं लगी है, यहां नहीं लगो, उसको लेके धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वहां एक्सप्लोजिव था ही नहीं, एक्सप्लोजिव। जब इजरायली फोर्सेस वहां पहुंची है तो आरपीजी से अपने शोल्डर से आरपीजी लगा के लॉन्चर से वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने मारा है। और आरपीजी का उपयोग वेस्ट बैंक में, क्योंकि वेस्ट बैंक में ज्यादातर मशीन गनों से लड़ाई हुई है, एक्सप्लोजिव से लड़ाई हुई है, इस तरह से जो मतलब विस्फोटक ये लगाए गए हैं या इवन हाथ से फेंके गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। लेकिन आरपीजी लॉन्चर उस तरीके से अभी वेस्ट बैंक में नहीं, ये पहली बार हुआ है। और इस चीज को लेके आइडिया फिर कच्चा खा गया कि ये किस तरीके से इन लोगों ने आरपीजी लॉन्च किया। और यही चीज अल जबरियत में और अल नसीरा में हुई। यहां पर भी जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे, उनके पास जब उन्होंने इन्वेट किया था 28 अगस्त को, तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके पास जो कि ये पता कर सकता है कि आगे माइन लगी है कि नहीं। वो इक्विपमेंट आज 31 अगस्त है उनके पास लाए गए, जब ये पाया गया कि भाई बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स बेकार हो गए क्योंकि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपनी टैक्टिक्स स्विच कर दी। अब आप बताइए, अपनी टैक्टिक्स इस तरीके से जो बैटल ग्राउंड में स्विच कर रहा है, ये देखिए, ये लेसन है। कल को दुनिया में अमेरिकन हेजिमनी और इजरायली गुंडई के खिलाफ पूरी दुनिया में संघर्ष होगा, क्योंकि इस तरह से डॉलर का जो राज है, डॉलर की जो हेजिमनी है, अमेरिका गिरने नहीं देगा। उसके लिए खूनी लड़ाई लड़ेगा और मात खा के ही वो मानेगा। अब दुनिया में भी देखिए अलग अलग जगह रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं, वो उनको अभी से सोचना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए कि किस तरीके से हम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से सीखें। ये पहली लड़ाई हमारे सामने हो रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात हमने एक ट्विटर पे और मतलब एक्स जो फॉर्मली ट्विटर है, उस पर भी कुछ बातचीत करते हुए एक बात सामने आई कि भाई जो साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी, एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट जो स्ट्रगल है, ये 1857 में शुरू हुआ। उसके बाद तमाम जो देश हैं जो गुलाम थे वेस्ट के, वो आज़ाद हुए 1947 या 1945 के आसपास, 1949 तक। चाइना भी आज़ाद हुआ 1949 में। और उसके बाद जो है केवल फिलिस्तीन रह गया था एक ऐसा राज्य जो एक मतलब कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के अधीन था। और अब ये देखिए, ये लड़ाई फिलिस्तीन लड़ रहा है और इसके बाद फिर घूम के चक्र घूमेगा। भारत 1857 में भारत ने
विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ या विश्व कॉरपोरेट पूंजी के खिलाफ एक जंग शुरू की थी। उसके बाद भारत आजाद हुआ, फिर वो जंग जो है फिलिस्तीनियों ने आगे बढ़ाई और फिर अब वो जंग भारत वापस लौटेगी। और भारत की बात मैं केवल इंडिया नहीं कह रहा हूं, साउथ एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये पूरे जो इलाके 1857 में ढाका से लेके पेशावर तक लड़ाई हुई थी चप्पे चप्पे के लिए, और उत्तर प्रदेश, सब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये और बड़े बड़े उसमें मार्टियर्स हैं पाकिस्तान में, जो आज जो पाकिस्तान है उसके भी बड़े बड़े, जैसे अहमद खरल हैं, बहुत बड़े ये गुगेरा इंसरेक्शन हुआ था और उसके बहुत बड़े लीडर हैं, लेजेंड हैं ये पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तानी जो पंजाब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए कैसे चक्र घूम के अल्टीमेटली ये भारत आएगा। और भारत में लोग मुगालते में हैं अभी कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम्हें कुछ करने दिया जाएगा तब तुम करोगे ना, तुम्हें विदेशी ताकतें करने देंगी तब तुम करोगे ना। और विदेशी ताकतें ये नहीं आसपास के तुम्हारे जो नेबर्स, नहीं, ये तुम्हारा जीडीपी नहीं रोकेंगे। तुम्हारा जीडीपी रोकेगा अमेरिका, उसको नुकसान है। उसको चाहिए भारत कि भारत गरीब रहे, हम पे डिपेंडेंट रहे, एक मार्केट के रूप में रहे, बस जो अंग्रेजों के टाइम तक। इतनी औकात भारत की नहीं होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ के हमको भी जीडीपी में आगे चला जाए, पर कैपिटा इनकम में आगे चला जाए। हम अभी 139 थे पर कैपिटा इनकम में, और वो नहीं चाहेगा। यूएस जो पूरी लॉबी है, जो नेटो फोर्सेस हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ये चाइना की तरह आगे बढ़ जाए और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी $2,000 है, $20,000 हो जाए, $40,000 हो जाए। क्योंकि अगर आप 1947 तक, जो यहाँ पर लोग कहते भी हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 1947 तक हमको पूरा एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है, 2047 तक हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है, हमको ये कर देना, वो कर देना। उसके लिए बहुत जरूरी है पर कैपिटा इनकम में आपके कम से कम 5-6 कितने गुना का, मतलब आप सोचिए $2,000, $2,500 जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, उसको करीब जो है आपको $20,000, $20-25,000 होना पड़ेगा। $50,000 तो इजराइल के पर कैपिटा इनकम है, फिलिस्तीन की 2,000, मतलब भारत के बराबर है फिलिस्तीन की जो पर कैपिटा इनकम। तो आप देखिए क्यों आपको बढ़ने देंगे। ये सब बातें मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए जो पूरी एक जो इतिहास का चक्र है वो कैसे घूमेगा 1857 से लेके, और वो फिलिस्तीन से होते हुए वापस वो जो साउथ एशिया पे आएगा। ये देखिए ये पूरा जो एक गोला बन रहा है। अब उसके बाद और जो जिसकी जो घटनाएं हुई नाब्लस में एक आइडिया फोर्स इन्फिल्ट्रेट करके छुपी हुई थी, और उस आइडिया फोर्स को जब कुछ वहां पर कुछ नाब्लस भी बड़ा पुराना इलाका है, वहां भी कुछ माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स के बीच में कुछ वैलीज हैं, उन वैलीज में छुपी हुई थी। और वहां पर जो कुछ शेपर्ड्स हैं, चरवाहे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, और उन्होंने जाके उसको नाब्लस में उन्होंने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को बताया। ये सब ह्यूमन कोरियर की मतलब की तरह हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। उसके बाद नाब्लस की जो यूनिट है वो वहां से निकली, उसने पहाड़ पे चढ़ के, आप सोचिए ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें 1 दिन पूरा लगा, और उस पूरे दिन में आईडीएफ की फोर्सेस को यही नहीं पता लग पाया कि उनके खिलाफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की फोर्सेस पहाड़ पे चढ़ रही हैं और वो पहाड़ से गोली मारेंगी। उन्होंने गोली मारी, नाब्लस की वो पूरी जो फोर्स थी उसको वहां से, आईडीएफ की, उसको वहां से रिट्रीट करना पड़ा। ट्यूबस में ऑलरेडी ये हार मान चुके हैं। तुलकरेम में इन्होंने जो थोड़ी बहुत फिर से आज कोशिश की, कल तो विड्रॉ कर गए थे, लेकिन वो बहुत ही सुपरफिशियल था, पेरिफेरी से ही लौटा है। तुलकरेम के मेन एरिया में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई। और देखिए आज जो एक बड़ी बात हुई, यमन ने आज फिर स्ट्राइक किया, और ये जो है यूके एमटीयू है, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका बयान आया कि रेड सी में एक बड़ी घटना हुई है, 2 शिप्स पे लगातार अटैक हुआ है, लगातार हमले हुए हैं। अब आप देखिए हिजबुल्लाह पे आते हैं। हिजबुल्लाह ने, और उसके बाद हम गाजा पर भी आएंगे, गाजा पे जो ये जो गाजा में जो कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक तो देखिए गाजा में एक चीज साबित हो गई है कि जो पोलियो वैक्सीन की ड्राइव, जो क्योंकि पोलियो वहां डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद यूएनओ ने कहा कि हम पोलियो वैक्सीन की ड्राइव चलाएंगे, वहां लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन ये पोलियो वैक्सीन की ड्राइव चलाएंगे। खैर आप चलाइए। फिर पोलियो वैक्सीन की जब ड्राइव वहां पर चलाने के लिए एक पूरी जो प्रक्रिया यूएनओ की है वो तो पूरी रिग्ड निकली, क्योंकि रेजिस्टेंस ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है, इससे तो आप केवल
पता नहीं क्या चीज़ आप लगाएंगे, क्या चीज़ होगी, क्योंकि वो पूरा इजराइल के कंट्रोल में होगा। और उसके बहाने वो इजराइल जो है वो रेफ्यूज जो वहाँ पर फंसे हुए हैं गाजा में, लाखों लोग, 10 लाख से ऊपर, उनके बीच वो इजराइल भी घुस सकता है, वो भी कुछ भी कर सकता है। अब इसको लेके और इस पे रेजिस्टेंस ने डिमांड की है कि पोलियो की वैक्सीन हम लगाएंगे या कोई न्यूट्रल फोर्स लगाए, कोई बाहर से आके लगाए। तो वो ये नहीं कह रहे हम ही लगाएंगे, कोई बाहर से फोर्स आ जाए उसको हम अलाउ करेंगे कि वो गाजा के सिटीजन्स के बीच जाके, कुछ इस तरह के एनजीओज हैं, कुछ ऐसी फोर्सेज हैं, वो जाके अपना काम करें, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन एक पोलियो वैक्सीनेशन को इजराइल और अमेरिका को जेनोसाइड का हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये एक मतलब आप देखिए तो ये एक मानवता की पुकार है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो हिजबुल्लाह ने आज अटैक किए, उसमें देखिए जो 3-4 जगह जो नई जहां उसने अटैक किए। एक तो जेबदाइन में, उस इलाके में हिजबुल्लाह ने मारा जिसमें पहले कभी नहीं मारा था, जहां पर इजराइल की सीक्रेट फैसिलिटीज है। अब सीक्रेट फैसिलिटीज इनकी पूरे इजराइल में है, लेकिन उसकी डिस्कवरी एक एक करके हो रही जब हिजबुल्लाह मार रहा है। आप सोचिए, ये इस पूरे घटनाक्रम पे गौर करिए। उसके बाद देखिए रमता साइट जो है शुबा हिल्स में, वहां पर रॉकेट्स मारे। उसके बाद बराम फॉरेस्ट, अब बराम फॉरेस्ट भी देखिए एक माना जाता है कि इजराइल के वहां पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं, लेकिन जो काफी एडवांस स्टेज की मिसाइल्स हैं इजराइल की, कुछ बराम फॉरेस्ट में भी है। बराम फॉरेस्ट का आपने नाम अभी तक जो पिछले 7-8 महीने में शायद 1 या 2 बार सुना होगा मेरी जबान से, या इवन उसके बारे में की न्यूज छपी होगी कि वहां हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। लेकिन बराम फॉरेस्ट में हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया और वहां पर आग भी लगी है, और वहां पर यह खबर आ रही है कि वहां पर कुछ जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उनको भी वहां भी सीधे मार हुई है। उसके बाद देखिए मेतुल्ला में एफपीवी जो अटैक ड्रोन होता है उससे हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, कंफर्म स्ट्राइक, उसमें इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद जबल नथेर में रॉकेट्स भी मारे और ड्रोन्स भी मारे, और उसमें तो 2 इजरायली जो सैनिक है वो मारे गए। उसके बाद देखिए जो आईडीएफ की 411 बटालियन है नेवी जिव में, और वेस्टर्न ब्रिगेड 300 जिसके बैरक्स के वहां पर हेडक्वार्टर्स हैं नेवी जिव में, वो वहां पर मारा, और उसी के बगल में यारा बैरक्स है, वहां भी मारा। तो हिजबुल्लाह ने देखिए एक ऑलराउंड स्ट्राइक की है जिसमें उसने करीब 3 से 4 इलाकों को जो नए हैं उनको भी उसने अपने पूरे क्षेत्रफल में लिया है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहां हम इस थीसिस पे भी चल रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस भी समझ रहा है, दुनिया भी समझ रही है, लेकिन इजराइल इसको छुपा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रंट में लेबनान के खिलाफ, क्योंकि लड़ाई इजराइल नहीं छेड़ सकता है, अमेरिका ने उसको रोका है कि कम से कम अमेरिकन इलेक्शन तक रुक जाओ। तो अब 4 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को अमेरिकन इलेक्शन हो जाने हैं, तो वहां पर जब तक लेबनान पे आप मतलब अटैक नहीं करेंगे, तो इन्होंने डाइवर्जन के लिए कुछ तो इनको दिखाना है ना। ये तो नेतन्याहू तो परमानेंट वॉर की पॉलिसी पे चल रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ दिखाना है। तो इसने वेस्ट बैंक पे अटैक किया। लेकिन वेस्ट बैंक में फिर मैं वही कह रहा हूं जो बात मैंने शुरू में कही थी, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से संघर्ष हो रहा है, उसमें वही जो रेजिस्टेंस की ये जो टैक्टिक्स है, जो फ्लेक्सिबल टैक्टिक्स हैं, जो वो चेंज करते हैं लास्ट मोमेंट पे, इसी में इजराइल फंस जा रहा है। इसमें वो नहीं इसमें वो उसकी जो सेना है वो इसके लिए ट्रेंड है ना, वो इसके लिए इक्विप्ड है, और केवल इसी बल पे वो टिके हुए हैं क्योंकि उनके पास हथियारों का जखीरा बहुत है, एम्यूनेशन बहुत है। तो एम्यूनेशन उनका कभी खत्म नहीं होता क्योंकि अमेरिका से आता रहता है। तो तुम गोली चलाते रहो। अब उससे फिलिस्तीनियों ने इजरायली गोलियों से मरना बंद कर दिया, ये हेडलाइन है। फिलिस्तीनियों ने इजरायली गोलियों से मरना बंद कर दिया है, मना कर दिया है। वो अब अपनी गोलियों से इजरायलियों को मार रहे हैं। ये देखिए पूरी सच्चाई है। अब ये एक जो फिर देखिए फिर एक खबर आती है कि यूके एमटीओ की गल्फ ऑफ एडन में, यूके एमटीओ की गल्फ ऑफ एडन में एक और शिप पे यमन ने हमला किया। फिर देखिए अल खलीली में एक और घटना होती है, और ये देखिए जो करमाई तुजुर और जो गश इट्जॉन जो इलाके हैं वहां की जो घटनाएं हैं, उसके पैरेलली होती है। सासा एक सेटलमेंट है अल खलील में। अल खलील मतलब अल खलील हेब्रोन का जो पुराना नाम है। हेब्रोन तो इजराइल ने दिया था, अल खलील ही इसका नाम था पहले। तो वहां पर सासा सेटलमेंट पे फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं, आर्म सिविलियंस, उन्होंने अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि वहां पर कम से कम 6
सेटलर्स वहां भी बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद देखिए खान यूनिस में एक जो दो मस्जिदें हैं, उन दोनों मस्जिदों पे, क्योंकि इजराइल वहां पर कई मस्जिदें उड़ा चुका है, मतलब सैकड़ों हजारों मस्जिदें गाजा से लेके तमाम जगहों पर, 7 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आप वो इजराइल उड़ा चुका है, छोटी बड़ी पुरानी सब। अब हेब्रॉन तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हेब्रॉन जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन वहां पर अभी देखिए तिलमिला के अब इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा, और वहां पर अगर एयर स्ट्राइक करती है तो उसके खुद के लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरह के सेटलमेंट्स हैं उसमें संभव नहीं है कि आप फिलिस्तीनी सेटलमेंट्स को आइसोलेट करके वहां पर आप मार दीजिए। आपको अगर वहां पर वहां चुनना मुश्किल है कौन रेजिस्टेंस फाइटर है कौन सिविलियन है। तो ये भी देखिए एक बड़ा चैलेंज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजराइल के सामने एक तरह से रखा है। उसके बाद देखिए जो अल आसिफा फोर्सेस, ये देखिए कुछ और जो नए ग्रुप्स बने हैं रेजिस्टेंस के। अल आसिफा जैसे है, ये पहले भी था, ये अचानक फिर से सक्रिय हुआ, बीच में सक्रिय नहीं हुआ था। ये जनिन की लड़ाई में ये भी खुल के सामने आ गया, और इसने भी जो है वो मतलब लोहे का जो स्वाद है, जो भुने लोहे का स्वाद है जिसको हम कहते हैं, वो इजरायली सैनिकों को चखवाया। उसके बाद आप देखिए कि जो खान यूनिस के बारे में बता रहा था, सॉरी उसके बारे में और बताना है। खान यूनिस में भी 2 जगह जो आरपीजी लॉन्चर्स से फिलिस्तीनी फाइटर्स ने स्ट्राइक किया। इस बार उसमें फर्क ये था कि खान यूनिस के एक बड़े एरिया को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने खाली करा लिया, और जो इजराइल ने जो 11 किलोमीटर स्ट्रिप दिया था कि यहाँ पर ये सेफ जोन है, और इनके सेफ जोन तो हमेशा डेंजर जोन्स निकलते हैं, लेकिन जो भी 11 किलोमीटर का एक दिया था उससे आगे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जगह बना दी है ताकि सिविलियंस को रिलीफ मिले। और उसके बाद जो है वो इजरायली फोर्सेस वो जो जगह उन्होंने बढ़ाई है उसको जब भी अटैक करने की कोशिश करते हैं तो जबरदस्त वहां से जवाब मिलता है। जबलिया में भी आज देखिए एक एयर स्ट्राइक हुई जहां पर 6 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए। उसके बाद उसी समय रेजिस्टेंस ने वहां की जो आईडीएफ पिकेट है वहां पर मार की, जिससे आईडीएफ की फोर्सेस को बॉर्डर छोड़ने की तरफ, मतलब उनके पास ऑप्शन था, वो नेत्जरीम एक्सेस भी आ सकते थे। वहां नेत्जरीम एक्सेस पे इजराइल एक बड़ा अपना एक पूरा बना रहा है कि हम यहाँ पर रहेंगे लंबे समय तक, वो यहाँ भी आ सकते थे, लेकिन वो वहां पर नहीं आए। उन्होंने प्रेफर किया कि वो वहां से भाग खड़े हो। तो ये देखिए एक पूरी आज का जो घटनाक्रम है। कल मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।